तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हमारा रूल 3। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था, रूल 1 और रूल 2 देखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, हमारा क्या होता है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता है गिवन में और उसे हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए कितने रूल बने हैं, 5 रूल बने हैं, वो हम देख रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड रूल है। इससे पहले के जो 2 रूल थे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, राइट। उनका फॉर्मूला, उनका मेथड थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ रिलेट करता था। उसमें कुछ प्लस और माइनस का डिफरेंस था उस फॉर्मूले में, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं था। पर यहाँ पे आपको समझना है रूल 2 और रूल 3 एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या है, रूल 3 और रूल 4 एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आप रूल 3 को अच्छे से समझ पाए तो आपको रूल 4 को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे हमारे लिए रूल 2 को समझना काफ़ी आसान हो गया था रूल 1 को हमने जब समझ लिया था, उस वजह से आप क्या कीजिए, सीरीज़ में वीडियो देखा करें। अगर आपको रूल 1 और रूल 2 पता है तो आप डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हैं। अगर वो सब आपको पता नहीं है तो आप इससे पहले की वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो यहाँ पे रूल 3 की हम बात करते हैं। रूल 3 में ऐसा क्या है, इसमें कुछ अलग फॉर्मूले ऐड हुए हैं। आपको देखते ही पता चल रहा होगा, जो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, कि अलग ही फॉर्मूले हैं इसके। ओके, इससे पहले जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज अपना आईएफ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया था, वो यम और एन के फॉर्म में था। पर यहाँ पे वो फॉर्मूला किस में है, एफ ऑफ एक्स में आ रहा है। तो इस वजह से हमारा जो आईएफ का फॉर्मूला यहाँ पे रूल 3 में है, वो किसके फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, राइट। हमें दिख रहा है कि ई रेस टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। मतलब हमारा जो ई है, हमारा जो एक्सपोनेंशियल होता है, उसके पावर में इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके, उसके पावर में जो भी इंटीग्रेशन है वो उसके पावर में हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, अगर हमें एफ ऑफ एक्स ही पता नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे निकालेंगे। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ डबा एम बाई डबा वाई माइनस डबा एन बाई डबा एक्स होल डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। उन्होंने कहा है, अगर आपने ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओके, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर ली, तो आप उसके बाद ही क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो, पिछले इसमें हमें नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसी कंडीशन थी, पर यहाँ पे कुछ है क्या, वैसे नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ओके, पहले एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम्स की जो भी स्टेप्स होंगी उनको देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्टेप कौन सी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। हमेशा वाली स्टेप, हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 करके कह देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम हम करते हैं, एग्जैक्टनेस को चेक करते हैं। एग्जैक्टनेस को कैसे चेक करते हैं, डबा एम बाई डबा वाई इज इक्वल्स टू डबा एन बाई डबा एक्स। देखो, वो क्या होता है, वो दोनों इक्वल आना चाहिए। पर हमारा क्या होता है, जब भी रूल 3 के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो ज़्यादातर एग्जैक्ट नहीं निकलते, इस वजह से ही रूल 3 का यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे हमें प्रूव हो जाता है कि ये जो भी है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये प्रूव हो जाता है। ओके, यहाँ पे अगर ये एग्जैक्ट निकला तो क्या, आपके मन में सवाल होगा कि ये एग्जैक्ट निकला तो क्या। इसके लिए मैंने सबसे पहला पार्ट बनाया था, देखो उसमें मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से समझाया था। जब भी हमारा ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट निकलता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फाइनल सॉल्यूशन ले लेते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, वो एग्जैक्ट नहीं निकलता है, इस वजह से हम उसे सॉल्व करने के नए नए वेज को ढूंढते।
तो यहाँ पे 5 वेज को ढूंढा गया है जो हमारे 5 रूल्स है। तो देखते हैं हमारी स्टेप नंबर 3 क्या है। ये एग्जैक्ट नहीं निकलता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वो फॉर्मूला यूज करते हैं और एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ओके, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की एक वैल्यू मिलती है। हम उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमारा जो भी इक्वेशन 1 होता है दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में जो भी हम गिवन को करते हैं वैसा उसको क्या करते हैं हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते। उसके बाद हमें वहाँ पे न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें वहाँ पे मिल जाती है और उसके बाद हम क्या करते हैं वहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो ये सारी स्टेप्स है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आई तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले आगे तो आपको सारी स्टेप धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है, हमारे प्रॉब्लम से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे दिया है देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2xy, ऐसे करके हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहली स्टेप में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो भी गिवन है, हमें जो भी क्वेश्चन दिया है वो ऐसे दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसे वैसा करने की कोशिश करेंगे, वैसा लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे मैंने किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो क्या आ गया, 2xy डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारा जो भी लेफ्ट हैंड साइड में था उसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। क्यों कर रहे हैं, तो हमारी पहली टर्म कौन सी होनी चाहिए, एम डी एक्स होनी चाहिए, मतलब डी एक्स वाली हमारी पहली टर्म होनी चाहिए। इस वजह से डी एक्स वाली को हमने पहले लिया है और जो भी डी वाई वाली थी उसे हमने डी एक्स के साथ शिफ्ट कर दिया है। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे बीच में माइनस साइन आ रहा था, पर हमारा जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्मूला होता है उसमें बीच में प्लस साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, उस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फॉर्मूले को हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करेंगे। डी एक्स के साथ हमारा क्या होता है, यम होता है, तो डी एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसे हम यम कंसिडर करेंगे और डी वाई के साथ जो भी वैल्यू है उसे हम यन कंसिडर करें। ओके, इससे हमें हमारे यम और यन मिल गए हैं। जिस इक्वेशन से हमने यम और यन को फाइंड आउट किया है उसे हम इक्वेशन 1 करके लिख देंगे। ओके, जो कि हमारी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, अभी जो मैंने इक्वेशन बोली वो हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, क्योंकि उसका जो भी डी एक्स के साथ है वो हमारा यम है और जो भी डी वाई के साथ है वो हमारा यन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्टनेस को चेक करेंगे। एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डाबा का फॉर्मूला होता है उसे यूज करते हैं। तो डाबा के फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले क्या लगता है, यम का विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लगता है और यन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लिखता है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव को निकालेंगे। तो यम का वैल्यू क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 है और यन का क्या है -2xy। ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने पहले लिख लिया है और यम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट। मैंने इससे पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को आपको ओरली सॉल्व करना आना चाहिए। इस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत छोटी सी स्टेप है आपके पूरे प्रॉब्लम की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर की टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी और जो भी 1 था वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, उसका पार्शियल डेरिवेटिव दोनों का क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ वाई के विथ रिस्पेक्टिव हो रहा है तो वाई स्क्वेयर का ही हम क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। वो क्या आएगा, 2y आएगा। देखो, इससे पहले भी मैंने बहुत बार बता दिया है कि जब भी हमारा कांस्टेंट प्लस और माइनस में होता है वो 0 हो जाता है
और जब भी हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो क्या होता है, उसे हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और 1, वाई को छोड़ के जो भी है वहाँ पे उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। अगर कांस्टेंट प्लस और माइनस में रहा तो उसे डायरेक्टली ज़ीरो कर देते। तो यहाँ पे हमने वही किया, इसे डायरेक्टली ज़ीरो कर दिया। नेक्स्ट इसमें आपको पता चलेगा जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है उसे हम ज़ीरो नहीं करते। चलो हम देख लेते हैं एन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है तो -2y को हम साइड में लिख देंगे और x का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। तो ये आ गया हमारा आंसर -2y। मैंने जैसे कहा था जब भी हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है उसे हम ज़ीरो नहीं करते। ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकल चुके हैं, पर ये सेम है क्या, नहीं है। एक प्लस है तो एक माइनस है, पर ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, ये गिवन जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले रूल 3 के हिसाब से एफ ऑफ एक्स को निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स के लिए जो भी हमारा रूल 3 का फॉर्मूला है वो मैंने सबसे पहले लिख लिया है। और देखो ∂m/∂y और ∂n/∂x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, तो वो दोनों वैल्यूज़ भी डाल दी है। और n की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही m dx प्लस n dy से कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाल दी थी। उससे हम क्या लेंगे, n की वैल्यू लेंगे जो है हमारी -2xy। तो देखो मैंने सारी वैल्यूज डाल दी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, बीच में माइनस था और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा ∂n/∂x था जिसकी वैल्यू -2y थी वो भी क्या था, माइनस था। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आता है, 2y + 2y डिवाइडेड बाय -2xy इज इक्वल्स टू, ये क्या आता है, एडिशन कर देते हैं 4y डिवाइडेड बाय -2xy। तो यहाँ पे y 2 2 ज़ा 4 करके जो भी कैंसिल हो रहा था, जो भी निकल रहा था उसे निकाल दिया है। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है, फाइनली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/x आता है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा e∫f(x) × dx का फॉर्मूला यूज कर। यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन हो रहा है वो पावर में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तो पावर में हम क्या लेंगे, हमारे एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, -2/x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, -2 है, तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x का क्या आता है, तो ये क्या आ गया, -2 log x आ गया। तो देखो, तो हमारा लॉगरिथमिक का फॉर्मूला होता है जब भी log x करके कोई टर्म हो या फिर log b या फिर कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, log के आगे कोई भी नंबर हो तो वो क्या हो जाता है, वो जो भी आप वहाँ पे फंक्शन है x से y है उसके क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता, log के आगे क्या था, -2 वैल्यू थी, तो वो log के फॉर्मूले के हिसाब से x के पावर में चली जानी चाहिए। तो हमने क्या किया, वैसे ही किया, जो भी log के आगे नंबर था उसे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो log के साथ हमारा फंक्शन क्या था, x था, तो x के पावर में हमारा -2 यहाँ पे चला गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, log का बेस भी क्या होता है, e होता है, और यहाँ पे क्या है, e⁻log e है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, e और log एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। ये लॉगरिथमिक के फॉर्मूले हैं, ये आपको 11th और 12th में हो चुके हैं। तो वही क्या हुआ, यहाँ पे e और log एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ओके, तो बचा क्या हमारा, जो भी x⁻² था वो बचा, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे if कंसिडर करेंगे। किसकी पावर अगर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, उसे उसकी पावर को प्लस करने के लिए उसे वापस डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो वो क्या आ जाएगा, x⁻² है यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा, 1/x² आ जाएगा। क्यों, तो उसकी पावर माइनस थी, हमने प्लस करने के लिए उसे नीचे भेज दिया है। तो if की वैल्यू क्या आ गई, 1/x² आ गई। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो भी m dx + n dy के फॉर्म में जो भी हमारा इक्वेशन था, जिसे हमने इक्वेशन 1 करके दिया था नाम, तो वो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हमारे if से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारी 5th स्टेप। तो if की वैल्यू क्या है, 1/x² है।
तो 1/x² से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और 1/x² से क्या करेंगे, इसकी हर टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो x² डिवाइडेड बाई x² क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, मैंने डायरेक्टली 1 लिखा है। y² डिवाइडेड बाई x², यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो वो वैसे ही आएगा। 1/ क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, वो भी वैसे ही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, 1/x² को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट dy की टर्म में आ जाते हैं, तो -2xy डिवाइडेड बाई x² आ जाएगा। तो यहाँ पे एक x कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा यहाँ पे, -2y डिवाइडेड बाई x इंटू dy बचा। तो ये हमें क्या मिला, हमारी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। और ये क्या होती है, एग्जैक्ट ही होती है। आप ओरली भी इसकी एग्जैक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो ये एग्जैक्ट कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसमें लॉजिक बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं, रूल 2 का वीडियो। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx कब निकाला जाता है, जब y कांस्टेंट होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ n dy कब निकाला जाता है, जब टर्म्स फ्री फ्रॉम x हो। इसी टर्म का क्या निकालते हैं, हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। और e इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा c होता है हमेशा। तो c इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे जो भी हमारी नया डिफरेंशियल इक्वेशन आया है उसके हिसाब से जो भी m और n की वैल्यू है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो m की वैल्यू क्या है, 1 + y² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x² इंटू dx है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या की है, 0 की है। क्यों, तो हमें चाहिए टर्म्स फ्री फ्रॉम x। हमारा n क्या है, -2/x है। तो ये टर्म में क्या है, x है, तो ऐसी टर्म को हम नहीं ले सकते। यहाँ पे सीधे सीधे बोला है, अगर n में से ऐसी कोई टर्म है जिसके साथ x नहीं है तो वही टर्म को आप लेंगे और उसका ही इंटीग्रेशन आप निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे इसमें x था इसलिए डायरेक्टली ये 0 हो गया और हमारा इंटीग्रेशन और भी आसान हो गया। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हर टर्म का सेपरेटली इंटीग्रेशन लेंगे। तो देखो सेपरेट इंटीग्रेशन मैंने सबका दिखाया है। तो देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको हम सबसे पहले बाहर निकाल देते। इंटीग्रेशन ऑफ dx वैसे ही रखा है मैंने सोचा कि सबका साथ में ही इंटीग्रेशन ले लेते। उसके बाद क्या है, प्लस यहाँ पे क्या था, y² कांस्टेंट था तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया है। इंटीग्रेशन 1/x² अंदर रह गया, ओके, इंटू dx। कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और जो भी फंक्शन है उसको ही अंदर रखते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 1/x²। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं था इसलिए कुछ बाहर नहीं निकाला। तो खाली इंटीग्रेशन क्या आता है, हमारा x आता है, राइट। मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx हो तो वो क्या आता है, x आता है। इंटीग्रेशन dy हो तो वो क्या आता है, y आता है। वो इंटीग्रेशन क्या आता है, y आता है। ऐसे ही हमने क्या किया, इंटीग्रेशन dx था तो ये क्या था, खाली इंटीग्रेशन था, वो क्या आता है, x आता है, वो लिख लिया है। प्लस y² कांस्टेंट वैसे ही रहा। इंटीग्रेशन 1/x² का क्या आता है, इंटीग्रेशन -1/x आता है। ये आप x⁻n के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और मैंने जैसे कि बताया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है। जैसे कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो माइनस साइन क्या होगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, -1/x होगा। ओके, ये आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज को एक दूसरे के साथ रिलेट करके भी याद रख सकते हैं या फिर सेपरेटली भी आपको जैसे याद होते हैं वैसे ही रख सकते हैं। मुझे लॉजिक पता है कि वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं, इस वजह से मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले से ही क्या करती हूँ, इंटीग्रेशन का आंसर निकाल। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। प्लस 1/x² का क्या आता है, -1/x आता है। इसके लिए आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए x⁻n का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और उससे भी इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल में जो भी हमारा पिछला वीडियो था
उसमें हमने ऐसे ही किया था, डिनोमिनेटर की चीज़ को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया था, उसकी पावर के साथ हमने क्या किया था, रेज़ टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करके उसे निकाला था। आप किसी भी मेथड में इंटीग्रेशन को याद रख सकते हैं, उसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है। कैसे रखना है, आपको जो मेथड प्रेफरेबल रखे, जिस मेथड से आपको वो चीज़ याद रहे, उस मेथड को ही आप यूज़ किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ बताई है तो उसी को आपको फॉलो करना है, उसी फॉर्मूले को उसी वे में फॉलो करना है। जो चीज़ आपको सही लगे वो फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप मेरी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को याद रखना है। राइट, तो हमारा सी यहाँ पे हमें मिल चुका है, जो है हमारा x माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए। ये हमारा निकल गया फाइनल सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, रूल 3 में हमारा नया जो फॉर्मूला था उससे सबसे पहले हमने क्या निकाला, मैं डायरेक्टली रूल 3 की बात कर रही हूँ, जिसमें हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालते हैं। इसमें कुछ नहीं था, इतना ही ईजी था। हमारा फोर्थ रूल भी इससे काफ़ी को रिलेट करता है। तो ये क्या होगा, वैसे ही हमारा फोर्थ रूल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ रूल को देखेंगे। अगर आपको कुछ कहना है, डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितने कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ उतने का कर दूँ। ओके, अगर मेरे से रिप्लाई करना नहीं हुआ तो मैं कमेंट को रीड करती हूँ और देखती हूँ कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और क्या कैसे है। उसके हिसाब से मैं मेरे वीडियो में भी चेंजेस करती हूँ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी 500 सब्सक्राइबर के ओर बढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।